हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम संविधान की जो सीरीज़ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब से पहले 6-7 वीडियो मैं बना चुका हूं, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है भाग 4, 1, 2, 3। हम तीनों जो संविधान के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 है उन पर चर्चा कर चुके हैं। उन सब की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वो वीडियो नहीं है देखी आपने तो उनको देख लीजिए, क्योंकि आप उन वीडियो को देखेंगे उसी के बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आज का जो टॉपिक है भाग 4 और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि संविधान में इनको क्या जरूरत थी, संविधान सभा को कि इनको ऐड किया गया, इनकी प्रकृति क्या होती है, इनके उद्देश्य क्या थे और ये किस विचारधारा से लिए गए हैं। ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे और देखेंगे 36 से लेकर 51 तक में कौन कौन से विषय हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्रोत, जो हम हर बार देखते हैं। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ जरूर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें अन्य संविधान से, अन्य देशों के संविधान से ली गई है। तो ठीक है, देखते हैं सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया है, इसका स्रोत क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में से बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में हम इसे डीपीएसपी बोलेंगे। डीपीएसपी शॉर्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे, शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्रोत क्या है, तो इसको लिया गया है आयरलैंड से। याद रखेंगे, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति ये होता है गैर न्यायोचित प्रकृति के। गैर न्यायोचित प्रकृति के, इसका मतलब क्या होता है। देखो, मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा था, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 32 भी पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, यदि किसी भी आपके जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यदि ये देखो, एक तरह से सरकार के कर्तव्य होते हैं, सरकार के कर्तव्य। मौलिक अधिकारों के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सरकार यदि इनमें से किसी अपने कर्तव्य को मतलब फॉलो ना करे, ये ना उसको माने, तो आप क्या करते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। इसके खिलाफ आप कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते। तो ये होता है गैर न्यायोचित प्रकृति के, ये वाद योग्य नहीं है, इसको ये वाद योग्य नहीं है, ये भी हम लिख सकते हैं, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो एक कल्याणकारी राज्य निर्माण करना, इसका एक उद्देश्य होता है कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। देखो, डीपीएसपी ये होता है, डीपीएसपी कि मतलब सरकार नीतियों का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखे, सरकार किस प्रकार से नीति बनाएगी, तो वो होता है डीपीएसपी। तो इसमें ये होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, नीतियों का निर्माण इस प्रकार से करें कि एक राज्यकारी कल्याणकारी की स्थापना, एक राज्य का एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया जा सके। ठीक है, स्रोत हो गया आयरलैंड से लिया गया है, प्रकृति गैर न्यायोचित प्रकृति के हैं, वाद योग्य नहीं है, उद्देश्य हो गया एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। उसके बाद देखते हैं ये किस विचारधारा से प्रेरित है, विचारधारा किस किस विचारधारा से प्रेरित है। तो इनको 3 विचारधाराओं से लिया गया है। एक तो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी, दूसरा गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा से। समाजवादी, गांधीवादी विचारधारा और उदारवादी, 3 विचारधाराओं से डीपीएसपी ली गई है। ठीक है, स्रोत आयरलैंड, प्रकृति गैर न्यायोचित प्रकृति के, याद हो गए, उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या निर्माण करना, विचारधारा समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। अब देखते हैं कि 36 से 51 तक जो अनुच्छेद हैं, किस किस अनुच्छेद में कौन कौन सा विषय है। ठीक है, देखते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। देखो, राज्य की परिभाषा सेम वही बात है जो अनुच्छेद 12 में कही गई है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों में सेम बात कही गई है, राज्य की परिभाषा। दोनों में बताया गया है कि राज्य क्या होता है। ठीक है, लास्ट में आकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य, सुप्रीम कोर्ट जिसे डिसाइड कर देगा वो हम राज्य मान लेंगे। लेकिन अगर मोटा मोटा से देखें तो संसद में तुम्हारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और यदि विधानमंडल की बात करें, राज्य की बात करें, स्टेट, ये केंद्र या स्टेट में बात करें तो तुम्हारा विधानसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, और इसके साथ साथ बात करें तो तुम्हारा आ जाएगा लोकल जो होते हैं, जैसे कि नगर पालिका,
और नगर निगम, इसके बाद जैसे कि तुम्हारी ONGC, LIC, सेल और जी बैंक, ये सब राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में दोनों में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि राज्य हम किसे कहेंगे। ये जो राज्य लिखा है ना, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, यानी जो कानून बनाएगा वो राज्य की परिभाषा में दिया गया है और ये सब कानून बनाने के लिए एग्री हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले 36 में वही कहा गया है जो 12 में। देखो प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा किस किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में दोनों में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो पहले में बहुत आसान है याद रखना, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 37, 36 के बाद आता है 37 गैर न्यायोचित प्रकृति के। देखो तुम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारे DPSP हैं ये गैर न्यायोचित प्रकृति के। इसका मतलब ये है कि यदि सरकारी राज्य सरकार के एक तरह से कर्तव्य हैं, जैसे आदमी नागरिकों के कर्तव्य होते हैं जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, और ये गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, यानी यदि सरकार इनको ना फॉलो करे तो आप वाद नहीं कर सकते, कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकते। तो गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते आप यदि सरकार इनको पालन ना करें। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी जो इनका उद्देश्य है, DPSP का उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि एक ऐसा राज्य बनाना है जिससे समाज का भला हो। किस आधार पर? 3 आधार पर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, जो तीनों रूप से कल्याणकारी हो। तो ये अनुच्छेद 38 में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अनुच्छेद 39, इसमें बताया गया है स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन तथा समान कार्य। तो यानी इसमें ये कहा गया है कि जब कभी भी काम दोगे तो स्त्री और पुरुष में आप भेदभाव नहीं करोगे, यानी जितना काम आप पुरुष को दोगे उतना काम महिलाओं को, वेतन भी समान देना होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा नहीं होता है। अनुच्छेद 39 का ये बाद में ऐड किया गया है, इसमें बताया गया है समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता। इसका मतलब यह है सभी को बराबर का न्याय मिले और निःशुल्क विधि सहायता मिले। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास वकील हायर करने के पैसे नहीं है, तो सरकार से गुजारिश करेगा और सरकार उसके लिए वकील की व्यवस्था करेगी। ये सब कहाँ लिखा है? ये लिखा है 39 का में, ये बाद में ऐड किया गया। अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों का संगठन हो, ये लिखा है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षक और लोक सहायता। देखो कुछ दशाओं में, स्पेशल दशाओं में, जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है या कोई विकलांग व्यक्ति है या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके अलग से पेंशन की सुविधा दी जाए और उनको कुछ, यदि कोई बेरोजगार भी है तो उसे बेरोजगार भत्ता दिया जाए, और यदि कुछ काम है तो उनके लिए काम की व्यवस्था की जाए। तो ये कहाँ किया गया है? ये 41 में कहा गया है, काम और शिक्षा की व्यवस्था भी कराई जाए। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोनीत दशा, प्रसूति सहायता। देखो प्रसूति सहायता का मतलब ये होता है यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो काम करती है तो उसको अवकाश दिया जाए, कुछ पहले का और कुछ दिन बाद का, कुल मिला के सरकार की तरफ से देखें तो 6 माह का। यदि कोई सरकारी महिला है तो उसको 6 महीने की छुट्टी दी जाती है, साथ साथ उसके पति को भी दी जाती है 1 महीने की, ताकि वो उसकी देखरेख कर सके। और ये काम की न्याय संगतता और मनोनीत दशा क्या होती है? देखो आदमी जिस प्रकार का काम करने के लिए सही है उसको उसी प्रकार का काम दिया जाए। जैसे कि कोई मतलब बीमार है तो उसको उस समय तक जब तक वो बीमार है ऐसा काम दिया जाए कि वो उसे कर सके। ठीक है, ये होते हैं काम की न्याय संगतता और मनोनीत दशा, मतलब जिस तरह का वो काम कर सके। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब ये होता है कि आदमी जब काम करता है तो उसको कम से कम उतनी मजदूरी मिल जाए जिससे कि उसके घर की जीविका चल जाए। इतनी मजदूरी देनी जरूरी है जिससे कि उसका घर परिवार चल सके। अनुच्छेद 43 में कहा गया है उद्योगों के प्रबंध और कर्मचारियों की सहभागिता। इसका मतलब यह है कि जिस उद्योग में सब कर्मचारी काम करते हैं, यदि उससे संबंधित कोई नियम और कानून बनाने हैं तो उनसे भी डिस्कस किया जाए। ऐसा ना हो कि आप बना दें, यदि समय भी आपको घटाना या बढ़ाना है तो एक बार उनसे डिस्कस कर लिया जाए। ये हमें 39 क्या में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं 43 खा। देखो खा, इसका मतलब ये बाद में ऐड किया गया है सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। सहकारी समिति क्या होती है? देखो सहकारी समिति का मतलब होता है जैसे गांव वगैरह होते हैं, गांव में जो राज्य सरकार क्या करती है, गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक समिति का गठन करती है, जो समिति के माध्यम से कार्य कराए जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, गांव के लोगों में भागीदारी बढ़ जाती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा बैंक वगैरह होते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, सहकारी बैंक, उसमें गाँव की एक समिति, गाँव के लोगों की एक समिति गठित की जाती है। उसके जो मतलब निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव वगैरह होता है, उसमें एक जो मेंबर वगैरह बन जाते हैं, तो उसी से सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि गाँव के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। देखो जैसे इसके नाम से आपको पता लगा, समान नागरिक संहिता यानी सबके लिए बराबर का कानून हो। अगर देखें तो भारत में गोवा एकमात्र राज्य ऐसा है, सिर्फ गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू होती है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखें धर्म वाइज अगर बात करें कानून की, तो इस्लाम में हम देखते हैं, इस्लाम में विवाह के अलग नियम हैं, तलाक। देखो आपने देखा होगा कोई 3 बार बोल दे तलाक 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 तो उसका तलाक हो जाता है, जबकि कानूनी रूप से ये गलत है। तलाक की बात करें, गोद लेने की बात करें, वसीयत की बात करें,
तो ये हर धर्म में अलग अलग है। इस्लाम धर्म में अलग है, हिंदू धर्म में हमें अलग देखने को मिलता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए कानून समान होना चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है कि कानून सबके लिए समान हो। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 44 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, सबके लिए कानून बराबर का होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 45 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, अनुच्छेद 45 से संबंधित है। अनुच्छेद 46 SC और ST को बढ़ावा दिया जाए, यानी जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, जैसे चाहे जैसे। अनुच्छेद 47 पोषण तथा जीवन स्तर में सुधार, यानी उनके पोषण की अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो। साथ ही साथ अनुच्छेद 47 में ये भी कहा गया है कि जो नशीली दवाएं हैं उन पर रोक लगा दी जाए, नशीली दवा बाजार में नहीं बिकनी चाहिए। साथ साथ दारू या शराब, ये भी बाजार में नहीं बिकनी चाहिए, इन पर भी रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन क्या करें, सरकार को फ़ायदा होता है, राजस्व में बढ़ोतरी होती है दारू बेचने से, तो शुरू कर देते हैं। लॉकडाउन में भी चालू है। अनुच्छेद 47 पोषण तथा जीवन स्तर में सुधार, लोगों का जीवन स्तर सुधारे, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और साथ साथ नशीली दवाएं पर रोक लगाएं और दारू वगैरह पर भी रोक लगाएं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है अनुच्छेद 47 के हिसाब से। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन, कृषि को बढ़ावा मिले, साथ ही साथ पशुपालन को बढ़ावा मिले। लेकिन इसमें एक बात हमें और देखने को मिलती है, इसमें लिखा गया है कि जितने भी पशु आर्थिक रूप से और दुधारू रूप से लाभदायक हैं या फ़ायदेमंद हैं, उनको ना मारा जाए, उनकी हत्या ना की जाए। जैसे कि हम देखते हैं गाय को, गाय दुधारू भी है, ठीक है, तो इसको ना मारा जाए। इस पर बहुत कानून, मतलब बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो पशु आर्थिक रूप से और दूध के रूप से लाभदायक है उसको ना मारा जाए। और एक बात और करें तो गाय की तो हिंदू धर्म में भी पूजनीय होती है, तो इस पर राजनीति ज़्यादा होती है। हमारा 48 क्या है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की देखभाल करें, पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाएं। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वैसी नीति बनाए कि जिससे कि मतलब पर्यावरण संरक्षण हो सके। और वन्य जीव, वन में पाए जाने वाले जीव वन्य जीव होते हैं, उन सब की देखभाल की जाए अच्छी तरह से, उनको मतलब इस तरह से हो कि उनका नुकसान ना हो। अनुच्छेद 49 जो स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, राष्ट्रीय इमारतें होती हैं, उनका भी संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी बन जाता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलाव, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलाव। ये देखो ये क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। तीनों से मिलकर बनती है, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों से मिलकर बनती है सरकार। इस पर हम वीडियो बनाएंगे। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानून बनाया इन्होंने और उसका पालन करना होता है कार्यपालिका का काम, ठीक है। कानून बनाने का काम विधायिका का, और जो कानून को फॉलो करवाना होता है वो होता है कार्यपालिका का काम, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो न्यायपालिका का काम होता है अपराध को दंड देना, ठीक है, ना कि इनका काम होता है। तो होता क्या था, पहले ये होता था कि जो कार्यपालिका है, या फिर ऐसा ना हो इसलिए इसको अलग रखा गया है इनका। यदि पुलिस वाला है, पुलिस वाला का काम होता है कि अपराधी को पकड़ना, ना कि उसको दंड देना। दंड देने का काम किसका होता है? दंड देने का काम होता है मजिस्ट्रेट का। तो वो पकड़ के मजिस्ट्रेट के साथ मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करेगा और वो ही उस पर दंड निर्धारित करेगा और दंड देगा। तो इसमें भी इनको अलग रखा गया है ताकि मतलब बीच बिचाव की स्थिति बनी रहे। अनुच्छेद 50 हो गया था, न्यायपालिका कार्यपालिका सेवा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी केवल भारत स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुख शांति और सुरक्षा बनी रहे, ये होता है राज्य का कर्तव्य। तो हमने पूरे देख लिए, 36 से 51 तक देखे हमने। अनुच्छेद 36 से स्टार्ट हुआ था, 36 में जैसे आपको पता ही है कि राज्य की परिभाषा है, तो 36 से लेकर 51 तक हमने देख लिए। भाग 4 हमारा पूरा हो चुका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।